नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मैंने महत्वपूर्ण एमसीक्यू ले रखा हूं, इसलिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन से पहला क्या दे रखा है, देखिए आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा हूं। क्वेश्चन दे रखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी दे रखा है उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि। ऑप्शन सी दे रखा है शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन डी दे रखा है वृहत लघु एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व है। राइट आंसर बताइए। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर सरकार का देखिए सरकार का भी उसमें सहयोग मिलता है एंड जो निजी हम कोई भी उद्योग लगाते हैं किसी भी तरह से, तो उन सभी को भागीदारी रहती है, मतलब दोनों का मिलकर समन्वय रहता है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो राइट आंसर इसका बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, मतलब सभी का एक तरह से मिक्सअप है, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था तो ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि पूंजीवादी वो सार्वजनिक की बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं, तो देखिए ये अमेरिका और रूस की व्यवस्था है। मिश्रित बात करेंगे तो भारत की क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर देखिए अगर आपसे पूंजीवादी की बात करेंगे तो अमेरिका, पूंजीवादी व्यवस्था कहाँ की है? अमेरिका की। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है पशुपालन, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी दे रखा है मत्स्य पालन, ऑप्शन डी दे रखा है सभी। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी को शामिल किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए आपको बता दूं कि तीन ये क्षेत्र रहते हैं, तो आपको प्राइमरी क्षेत्र होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। देखिए ये क्षेत्र होता है। तो देखिए प्राइमरी में एक तरह से प्राकृतिक वाली चीजें आती है, प्राकृतिक की चीजें कोई सी भी ले सकते हैं आप, जैसे पशुपालन, यहाँ पे पशुपालन वन प्राकृतिक है, मत्स्य पालन ये सभी प्राकृतिक है, जो प्रकृति के द्वारा ही दिए गए हैं सभी। तो याद देखिए राइट आंसर रहेगा सभी। सेकेंडरी में उद्योग आ जाता है, जो हम उद्योग करते हैं जैसे चीनी उद्योग या फिर मान सकते हैं कुटीर उद्योग, किसी भी प्रकार का उद्योग रोजगार, ये सभी चीजें इसी के अंदर आती है। तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। आपको बता दूं कि तृतीय क्षेत्र में हम लेते हैं किसको, याद रखिएगा यहाँ पर सर्विस, सेवा, एक सेवा का क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान जो मिलता है आपको इसमें सेवा का क्षेत्र का मिलता है। प्राइमरी क्षेत्र का मात्र 20% योगदान मिलता है। अगर आपसे 54% की बात करेंगे तो मात्र सेवा क्षेत्र से मिलता है, ओनली सेवा क्षेत्र से, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी लो एच का, ऑप्शन डी का सभी। हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सभी। इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिजली को मैंने आपको बताया था कि उद्योग को समझे, बिजली, गैस और लो एच के सभी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र मतलब टेरिटरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का किसे संबंध है। ऑप्शन ए देगा परिवहन, ऑप्शन व्यापार, ऑप्शन सी डाक सेवा, ऑप्शन डी देगा सभी। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो सभी, याद रखिएगा, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्राइमरी क्षेत्र को, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र को, ऑप्शन सी दे रखा है तृतीय क्षेत्र को, ऑप्शन डी दे रखा है चतुर्थ क्षेत्र को। हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र मतलब तीसरा क्षेत्र को याद रखिएगा सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें सेवा आप किसी प्रकार की सेवा भी मान सकते हैं, ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन सर्विस जो भी रहती है, या फिर आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जो रिचार्ज होता है वो भी एक तरह से सेवा ही होती है, या बैंक, ये सभी चीजें किसके अंदर आती है? तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो ऑप्शन डी देखा रमेश दत्त मजुमदार, ऑप्शन बी एस एन बनर्जी, ऑप्शन सी दादाजी नरोजी, ऑप्शन डी देखा है एम जी नारायण। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? दादा भाई नरोजी। याद रखिएगा ये सबसे पहले आय की गणना करने वाले दादा भाई नरोजी थे, और कब की थी? 1867 में। याद रखिए 1867 में। और इनकी बुक का नाम क्या है? एन पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इन क्या थी? एन पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, रूल्स इन इंडिया, इस तरह से बुक का नाम इनकी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए देखा राष्ट्रीय सांख्यिकी गठन, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी गठन, ऑप्शन सी देखा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी देखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। याद रखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के हाथ में ही होता है राष्ट्रीय आय की गणना, और इसकी स्थापना पूछा जा सकता है आपसे CSO। इसकी स्थापना की बात करें तो 1951 में, 2 मई 1951 में हुई थी, और हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे? दिल्ली के अंदर है, दिल्ली।
दिल्ली के अंदर ही है, फैक्टर को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन देखो 1970 से 71, ऑप्शन बी 1993 से 94, ऑप्शन सी दे रखा है 1999 से 2000, ऑप्शन डी दे रखा है 2001 से 2020। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1999 से 2000। याद रखिए राष्ट्रीय आय की गणना का आधार है 1999 से 2000 के बीच का, ये याद रखना है। क्वेश्चन दे रखा है भारत में राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय कार्य की वैज्ञानिक गणना का क्षेत्र किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए देखा प्रसन्ना चंद्र मालनोबिस, ऑप्शन पी इसको बोलते हैं पीसी मालनोबिस को, ऑप्शन बी देखा विजेंद्र कस्तूरीरंगा वरदाता राव, ऑप्शन सी देखा है प्रोफेसर धनंजय रामचंद्र गाडविल, ऑप्शन डी रखा है जी आर स्टोन। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोफेसर विजेंद्र कस्तूरीरंगा वरदाता राव, याद रखिएगा, जिसको क्या बोलते हैं बी के आर बी राव, याद रखिएगा, इसे ये बोला जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020 क्या है? ऑप्शन ए देखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, ऑप्शन बी देखा योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना, ऑप्शन सी देखा है वित्त योजना आयोग द्वारा 2020 तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाला सहायता का वितरण, ऑप्शन डी देखा है कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए इंडिया विजन 2020 आपको बताता हूँ क्या है कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने की एक योजना का उद्देश्य है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात बता दूं कि योजना आयोग की जगह क्या लेकर आ गए हम? नीति आयोग लेके आ गए। क्या आ गया? नीति आयोग, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015, याद रखिए नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? ऑप्शन ए देखा 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी देखा 2600 कैलोरी, ऑप्शन डी देखा शहरी क्षेत्र में कोई सीमा नहीं। अगर हम राइट आंसर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2100 कैलोरी। अगर 2100 कैलोरी अगर शरीर के अंदर, अगर बॉडी के अंदर 2100 कैलोरी की ऊर्जा नहीं हो पाती तो याद रखिए ये इंसान गरीब की रेखा के माना जाता है। किसके? शहरी क्षेत्र में। क्योंकि देखिए शहरी क्षेत्रों की आपकी बात करता हूं तो शहरी क्षेत्रों में काम कम करना पड़ता है, इस वजह से इनको कैलोरी ऊर्जा की मात्रा कम पड़ती है। लेकिन ग्रामीण की बात करते हैं कितनी हो जाएगी? 2400 कैलोरी जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्वेश्चन भी ले रखा हूं, देखिए क्वेश्चन ले रखा हूं मैं यहाँ पर। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त न होने वाले को गरीब रेखा के नीचे माना जाता है? तो देखिए हम राइट आंसर ऑप्शन ए देखा 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी 2900 कैलोरी, ऑप्शन डी देखा है शहरी क्षेत्रों में कोई सीमा नहीं। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2400 कैलोरी। देखिए मैंने आपको ग्रामीण का क्या बताया था, ग्रामीण का 2400 कैलोरी, अगर शहरी की बात करेंगे तो 2100 कैलोरी। देखिए आपको मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि शहर में कम ऊर्जा की आवश्यकता लगती है और ग्रामीण की बात करते हैं 2400 कैलोरी, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन मतलब एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? ऑप्शन ए देखा थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी शेयर सूचकांक, ऑप्शन डी दे रखा है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, शहरी क्षेत्रों में गरीब के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? ऑप्शन ए देगा कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी दे रखा है शहर सूचकांक, ऑप्शन डी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए शहर की बात करेंगे तो शहर में याद रखिएगा उद्योग की तरह से औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक होता है, क्योंकि उद्योग ज्यादातर उद्योग पर निर्भर करते हैं शहरी क्षेत्र वाले, याद रखिएगा, और ग्रामीण वाले कृषि क्षेत्र पर करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए चक्री, ऑप्शन बी दे रखा संरचनात्मक, ऑप्शन सी दे रखा ऐच्छिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या संरचनात्मक, याद रखिएगा, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर एक सीमित नहीं है। कहने का मतलब है संरचनात्मक का मतलब ये कि एक तरह से कुछ समय के लिए बेरोजगार है लेकिन दूसरे समय पर आपको रोजगार मिल जाता है, मतलब ये सर्कल एक संरचना बन जाती है, इस तरह से एक श्रृंखला सरी बन जाती है, तो जिसमें एक तरह से बेरोजगार की सीमा धीरे धीरे खत्म होते हुए फिर से बेरोजगार बन जाते हैं, तो ये निश्चय नहीं रहता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रचंड, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी देगा चक्रीय, ऑप्शन डी देगा ऐच्छिक। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रचंड। याद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी मिलती है प्रचंड, प्रचंड का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि हमें काम करने वालों की संख्या
एक की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 काम करने लगते हैं। तो इस तरह से प्रचंड एक संतुलन बनाए रखता है, तो हम इसको ये बेरोजगारी कहते हैं, प्रचंड, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए का अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ऑप्शन सी का ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, ऑप्शन डी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। याद रखिए अंत्योदय का कार्यक्रम है और ये किसके द्वारा चलाई गई योजना है? याद रखिए दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, याद रखिए दीनदयाल, इनके द्वारा चलाई गई ये योजना है अंत्योदय कार्यक्रम, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस कार्यक्रम का अंग है? ऑप्शन जवाहरलाल रोजगार योजना, ऑप्शन बाल श्रमिक योजना, ऑप्शन सी रखा टाइम सेम योजना, ऑप्शन डी रखा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। देखिए महिला एवं बाल विकास के जो कार्यक्रम का अंग है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। याद रखिए गांवों का विकास पूरी तरह से करने से एक शहर का निर्माण होता है, तो उस तरह से महिला एवं बाल विकास की तरह काम होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए देखा 2 फरवरी 2005, ऑप्शन बी 11 मार्च 2006, ऑप्शन सी 2 फरवरी 2006, ऑप्शन डी 11 मार्च 2006। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिए 2 फरवरी 2006। अगर आपसे पूछा जाए कि ये योजना आई कब? ये योजना आई 2005 में। ठीक है, 2005 के एक्ट से आई है। अगर लागू कब हुई? लागू की मैं बात करता हूं तो 2006 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नरेगा की जगह मनरेगा कब हुआ? मनरेगा, याद रखिए मनरेगा के मतलब है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो कब नाम बदला गया था? 2009। इस फैक्टर को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत दिया गया था? ऑप्शन ए देखा 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन बी सी दे रखा 9वीं, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो याद रखिए फ्रेंड, यहाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना में आना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है। 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और ये किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी, याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ही थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए, 9वीं नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP का कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1951, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1952। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 में। याद रखिए 2 अक्टूबर 1952 यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में, सामुदायिक कार्यक्रम का। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना मतलब कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए रखा है 1 अप्रैल 2005, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 2005, ऑप्शन सी रखा है 26 जनवरी 2006, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2006। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2005, याद रखिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2005 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी देखा विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। अगर सर्वोदय योजना की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही शुरुआत की गई थी सर्वोदय योजना। अंत्योदय की बात करेंगे, अंत्योदय का मैंने आपको बताया था दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, याद रखिएगा पंडित दीनदयाल शर्मा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रकाश है। अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा ये कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए रखा 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा 2 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी दे रखा है 2 अप्रैल 1953। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 में शुरुआत हुई थी भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए रखा हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी हुआ, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा
और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में।